अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट है और उर्दू सब्जेक्ट में जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उसके बारे में। और आज हम उर्दू का जो सवाल व जवाब है वो हम आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो में उर्दू का जो बेहद ही इम्पोर्टेंट ख़ास सवालात हैं उसको देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, निसाब में जो शामिल असबाक हैं और नज़मियात हैं उसका यहाँ लिस्ट दिया गया है। देखिए नज़में कौन कौन सी हैं। ये है किसान की दुआ, जिसे लिखने वाले हैं अफसल मेरठी। तरानाए हिंदी, इसको लिखने वाले हैं अल्लामा इकबाल। मेरी पतंग, इसको लिखने वाले हैं महबूब राही। नौनिहालों, शाद आरफी। किताबें, ज़फ़र कमाल। दरिया किनारे चांदनी, अख्तर शेरानी ने लिखा है। और नन्ही पुजारन, इसको असरारुल हक़ मिजाज ने लिखा है। इसके बाद नसरियात में नादान कछुआ, दूसरा में है बीबी फ़ातिमा, तीसरा में है लड़का लड़की एक समान, चौथा में है हमदर्दी, डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। पाँचवा सेहत और सफाई, छठा दरख्त की गवाही, सातवां है गुरु नानक, आठवां है ज़ीरो नॉट आउट, इसको लिखने वाले हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। नौवां में है आइए लुग़त देखें, इस्मत चुगताई ने लिखा है। उसके बाद है पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। 11वां में है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। 12वां में है केरला की सैर। 13वां में है अच्छे ख़यालात। 14वां में है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। और 15वां में है कुदरती आफ़ात। यह नसरियात जो टॉपिक है उसके अंदर ये सब दिया गया हुआ है, मज़मून वगैरह है, ठीक है, और अफसाना है। आइए हम इनसे जुड़े हुए सवालात व जवाबात को देखते हैं। जितने भी मैंने बताए हैं नसरियात का जो हिस्सा है उसके शायरों के बारे में आप लोग ज़रूर देखिएगा, नहीं तो मैं फिर अगले वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें मैं शायरों के नाम के साथ मैं बता दूंगा। देखिए सवाल व जवाब दिया गया हुआ है। पहला सवाल है कि बसंत का मौसम कब आता है। तो बसंत का मौसम कब आता है? बसंत का मौसम बरसात के बाद और आखिर जाड़े में आता है। सवाल नंबर दूसरा है हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो हॉकी खेलने के लिए 91 गज़ लंबी और 60 गज़ चौड़ाई जगह चाहिए। सवाल नंबर तीसरा है कि कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था। तो जवाब हो जाएगा कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान और ईरान में खेला जाता था। चौथा सवाल है हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए। तो हॉकी के ज़ाब्ते इंग्लैंड में बनाए गए थे, ठीक है, बनाए गए। सवाल नंबर पाँचवा है कि आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है। तो आइस हॉकी बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर अमेरिका और कनाडा वगैरह में खेली जाती है। सवाल नंबर छठा है कि हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होती है। तो कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी होते हैं हर दो जानिब 11 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर सातवां है कि ध्यानचंद कौन थे और उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो जवाब होगा ध्यानचंद फ़ौज में मैनेजर थे, ठीक है, मैनेजर थे और उनकी पैदाइश 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी। अगला सवाल है जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया। तो जर्मनी की तमाशाइयों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर का नाम दिया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या दोगे, ध्यानचंद। अगला सवाल है लोगों को ध्यानचंद के स्टिक के बारे में क्या शक था। तो क्या शक था। तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये शक था कि उनकी स्टिक में कोई गेंद को चिपकाने वाली चीज़ लगी है। सवाल नंबर 10वां में है कि हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा 1928 ईस्वी में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हासिल किया था।
सवाल नंबर 11 है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है कि वह हॉकी के एक माहिर खिलाड़ी थे। सवाल नंबर 12 होगा, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत किया करते थे? तो जवाब हो जाएगा ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को नसीहत किया करते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम से नहीं बल्कि पूरी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। अगला सवाल है, हॉकी के जादूगर का इंतकाल कहाँ और कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इनका इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हुआ था। सवाल नंबर 14 है कि चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चचा कबाबी अपनी दुकान जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पड़ी पर लगाया करते थे। नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि चबूतरे के नीचे पटरी पर लगाया करते थे, पटरी पर लगाया करते थे। ठीक है। अगला सवाल है कि माथे की शिकने गहरी होने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब हो जाएगा इसका मुराद होगा फिक्र में पड़ जाना। अगला सवाल है 16वां नंबर पे के एल सहगल को किस वजह से शोहरत हासिल हुई? तो के एल सहगल को उनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत हासिल हुई। अगला है कि शबनम को ज़मीन के दामन में ही सुकून क्यों मिलता है? तो जवाब हो जाएगा शबनम का वतन ही ज़मीन है, इसलिए उसे ज़मीन के दामन में सुकून मिलता है। अगला सवाल है, हज़रत महल कौन थी और उनका असल नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा हज़रत महल अवध की आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की मलिका थी और उनका नाम मोहम्मदी बेगम था। अगला सवाल है, हज़रत महल पार्क को पहले क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा हज़रत महल पार्क को पहले विक्टोरिया पार्क कहा जाता था। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार बंद हिंदुस्तानी सिपाहियों की क़यादत किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार बंद हिंदुस्तानी सिपाहियों की क़यादत बहादुर शाह ज़फ़र ने की। अगला सवाल है 21वां नंबर पे, आज़ादी की तहरीर के बड़े मराकज़ कौन कौन से थे और वह किसके कब्ज़े में थे? तो जवाब हो जाएगा मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी और आगरा आज़ादी की तहरीक के बड़े मराकज़ थे और वह अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे। अगला सवाल है, हज़रत महल की आखिरी आरामगाह कहाँ पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा आखिरी आरामगाह नेपाल के शहर काठमांडू की हिंदुस्तानी मस्जिद में है। अगला सवाल है, गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? तो काम वहाँ वकालत का किया करते थे। अगला सवाल है कि गांधी जी ने उर्दू ज़बान सीखने के लिए किससे मदद ली? तो उर्दू सीखने के लिए जहाज़ में सवार एक मुंशी से मदद ली थी। अगला सवाल है कि जनूबी अफ्रीका की लड़ाई किन लोगों के लिए थी? तो जनूबी अफ्रीका की लड़ाई सियाह और पाशिंदों और हिंदुस्तानी आवाम के लिए थी। अगला सवाल है, रफ़ी अहमद क़ुदवाई कौन थे? रफ़ी अहमद क़ुदवाई मादरे वतन के एक सच्चे बेलूस और बहादुर सपूत और मशहूर रहनुमा थे। अगला सवाल है, रफ़ी अहमद क़ुदवाई ने किन रहनुमाओं से सियाही तरबियत पाई? तो इसका जवाब हो जाएगा उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से सियाही तरबियत पाई। अगला सवाल है, रफ़ी अहमद क़ुदवाई मुल्क व कौम की खातिर कितनी बार जेल गए? तो रफ़ी अहमद क़ुदवाई मुल्क व कौम की खातिर 5 बार जेल गए थे। अगला सवाल है, रफ़ी अहमद क़ुदवाई का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा अहम कारनामा है कि रफ़ी अहमद क़ुदवाई ने डाक के निज़ाम को दुरुस्त किया, ज़्यादा अनाज उगाओ तहरीक शुरू की। सवाल नंबर 30वां है कि क़ुदवाई साहब लोगों से किस तरह पेश आते थे? तो जवाब हो जाएगा क़ुदवाई साहब लोगों से मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे से पेश आते थे। अगला सवाल है, रफ़ी अहमद क़ुदवाई का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इनका इंतकाल 1954 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1927, यहाँ 28 है, आप लोग 20 जनवरी 1927 इसका गूगल पे मिलेगा और कहीं पर 27 है, कहीं पर 28 है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में 1927 और 1928 भी दिया है तो आप 1927 में लगाना, और अगर 1927 नहीं दिया है और 1929 और 1928 से पहले
और 1928 का बाद वाला दिया है तो आप 1928 लगा देना। अलीगढ़ में पैदा हुई थी। ठीक है, अगला है क्या, कुरैतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम क्या था? तो इनका वालिद का नाम था सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, सज्जाद हैदर यल्दरम अलीगढ़ में किस ओहदे पर फाइज थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज थे। अगला सवाल है, कुरैतुल ऐन हैदर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो कुरैतुल ऐन हैदर की इब्तदाई तालीम देहरादून में हुई। और अगला सवाल है, कुरैतुल ऐन हैदर ने पहली कहानी किस उम्र में लिखी? तो इन्होंने लिखी थी 11 साल की उम्र में। ठीक है,